अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। और आपको नहीं लगता बेहतर होनी चाहिए? बेहतर। मतलब इस टाइम तो पीक पर होनी चाहिए। नहीं, उतना नहीं, ठीक ही है। नहीं लगता नहीं है, होनी चाहिए। कैमरा ऑफ है। मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। उस रोज मैंने एक लेक्चर बोला था, वो फिनिश कर लिया आपने? चैप्टर वो वाला कंप्लीट हो गया होगा। उसको लिखा था? हाँ, कर लिया। लिख लिया था? थोड़ा सा ना डेविजर गार्मर आपके समझ में शायद से नहीं आया होगा प्रॉपर तरीके से उतना अच्छा। तो आपसे फॉर्मूले याद रखना उसके। ओके, तो बस फॉर्मूला याद रखो बस। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ और नहीं आएगा। डिवीजन कर्मर, जर्मर बोलते हैं उसको कुछ लोग। ओके सर। ठीक है। और उस रोज हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर। तो मैंने आपको 3 लोगों के बारे में बात कर ली थी। तो बताएंगे जरा थोड़ा सा 1-2 मिनट का वक्त लेकर कि हमने उन 3 लोगों के बारे में क्या क्या बात की थी। एक तो था जे थॉमसन। सबसे पहले जो थे वो डाल्टन थे। जी। जी। अ, उसके बाद फिर डाल्टन को डाल्टन ही, की एक एटॉमिक थियरी थी। डाल्टन को आगे लेकर के ही उन्होंने जे थॉमसन। जो थॉमसन ने थ्योरी दी थी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले का मॉडल दिया था आपको तैयार करके। उसके बाद उसके बाद फिर वो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए थे। तो हमने उस दिन रदरफोर्ड तक पढ़ लिया था। रदरफोर्ड जी। एक्सपेरिमेंट का नाम इससे पहले सुना है आपने कहीं पर? जी, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 2-3 बार सुना होगा। 10 क्लास में सुना होगा, 9th में, 9th। जी। 9th में सुना है जब आपने सबसे पहले एटम के चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें एटम मॉडल्स आते हैं, वही मॉडल्स को हम यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन करके पढ़ते हैं कि उससे आगे क्या हुआ। ठीक है। जी तो उसको देख लिया है ना आपने? लिखा था उसमें से कुछ, उस लेक्चर में से? सर, वो लेक्चर कहीं मैंने नोट्स नहीं लिखे हैं। अच्छा अच्छा। थ्योरी थी वैसे उसमें। आप अगर उसको एक बार ओवरव्यू भी कर लोगे ना तो इनफ है। लेकिन जो आज पढ़ा हूँ उसको लिख लेना, 2-3 पेज छोड़ देना उस थ्योरी को लिखने के लिए। ओके सर। ठीक है। अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी। Okay. क्या आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है कभी? जी, क्लास 11th में। ठीक है। किस चीज के बारे में होता है वो? अर्थ की ग्रेविटी। यार ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका नाम F1। है, उसको नहीं, रिलेट F1। करके आपने कूलम लॉ पढ़ा होगा। जी, अच्छा, कूलम्स लॉ के रिलेटेड है, यस। कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है जब दो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, पॉजिटिव, एग्जैक्टली यूनिट पॉजिटिव एग्जैक्टली। चार्ज। स्टॉप 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 ऑन दैट पॉइंट।
between the two charged particle, you are finding the force. And what does जी, universal law of gravitation signifies? force between two objects. टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालना. What are the basis of this force? We are taking the charge, their magnetic property, their electrical property, or their inertial property, or you can say that mass. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, उनको आप एक दूसरे के सामने रखते हो तो क्या होता है? दे एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन ईच अदर. यही होता है. जी, ठीक है. देखिए, इससे पहले जो हमने लास्ट पढ़ा था ना, वो ये चीजें पढ़ी थी. रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की. ठीक है. तो उन्होंने न्यूक्लियस तक की बात कर ली थी. अब मैं आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे ले जाता हूँ, जिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ हो क्या रहा है. लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द experiment of alpha particle experiment by Rutherford. तो इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं. क्या होगा? सबसे पहली चीज आप देखिए, ऐसे करके एक एटम था, उसके बीच में कोई न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, इस न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ मास होगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आप ये तो बोलेंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसको इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अगर मैं आपसे जी, पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे चार्ज जो होगा वो एन इंटू जेड इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ प्रोटॉन लिख सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही तो होता है. ठीक. तो अभी अगर आप इसको, आप मानो कि आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो और यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस मिला है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर अगर मैं चार्ज पूछूंगा आपसे, तो पॉजिटिव चार्ज होता है. और वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? वो होता है जितना इसका एटॉमिक नंबर है इंटू इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा एक पर. क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो मास के बारे में होता है, कितना मास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है वो. तो न्यूक्लियस का जो आपका चार्ज है वो किसके बराबर होगा? जेड इंटू ई के बराबर. इसी के सिमिलर कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ कहता है कि एक पार्टिकल अगर आपके पास यहाँ है Q1, एक पार्टिकल है यहाँ Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय R². Similarly, if you are going to calculate the potential या potential energy, तो फॉर्मूला हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R. कुछ याद आया? यही फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं. जी, बिकॉज फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देता है आपको वर्क, और वर्क जो होता है वो
उसकी यूनिट जूल होती है, तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलूँ, ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आप इसको मानिएगा कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज है ई। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो होगा Z इंटू ई। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो होगा ई। न्यूक्लियस पर टोटल इतना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर टोटल इतना चार्ज है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कूलम फोर्स, या कह लीजिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। जो फोर्स आएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे मान लो आप R0। ठीक है, तो वो हो जाएगा के Q1 यानी कि ZE इंटू Q2 यानी कि E अपॉन R0 का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो, और F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है, याद है ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/4 9 × 10⁻⁹ जी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। -12। इनकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका आया है, अगर आपसे मैं पूछूंगा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² अपॉन R0 का स्क्वायर इंटू R0। तो R0 से एक R कैंसिल हो जाएगा। दिस इज U, एंड U विल बी इक्विवेलेंट टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। ये चीज समझ आई? जी। अब देखिए, ये जो चीज है ना हमारी, यहाँ पर इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज समझिए आप, वो है अगला टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि आप न्यूक्लियस का साइज पता करने जा रहे हो कि इसका साइज कितना होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रख लो, और उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की जो दूरी है उसी को मान लो R0। ठीक है, यानी कि इससे आगे इलेक्ट्रॉन आपका नहीं आ रहा, मतलब इतना गैप आपका हमेशा रहेगा। तो अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करते हैं? आप मानते हैं, इसे बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि कितनी पास तक आपका पार्टिकल न्यूक्लियस के जा रहा है। ठीक है, इसको बोला जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितनी क्लोज तक वो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी, क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकालनी है। तो वी कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप किस मेथड से निकालेंगे? जो आपने पढ़ा है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। द पार्टिकल आर एमिटेड व्हेन काइनेटिक एनर्जी from the radioactive source, the particle which goes straight head on toward the nucleus, closest nucleus। देखो, ये पूरी जो कहानी है
इसको मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, लाइक व्हाट यू आर collecting from here, this is the energy, and you can write this energy correlate with kinetic energy, and it is denoted by Ke. So put kinetic energy Ke here. This is 1 by 4 pi epsilon naught Z E square upon R naught. So take R naught here and kinetic energy here. After the transformation of kinetic energy with R naught, आपको मिलेगी R naught की एग्जैक्ट वैल्यू। वो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आर नॉट आया है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे, ये बात समझ आई आपकी? जी सर। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो इसको ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल बोलते किसको? अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ई रखोगे उसकी जगह आप रखना 2e। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, तो 2 चलता रहेगा हर जगह। यहाँ फार्मूले में भी 2 आएगा, तो आपका जो ओवरऑल फार्मूला बनेगा आर नॉट के लिए, वो बनेगा 2 ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी को बोलेंगे आप क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस। अब बात आती है कि सर इसको काइनेटिक एनर्जी से क्यों रिप्लेस किया, ये भी तो है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं रखी? तो उसके पीछे रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप एक एटम लिए हुए हो, यहाँ न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर से आ रहा है जिसको आप अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, एंड व्हेन द पार्टिकल कंटेन वेलोसिटी, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी अप्लाई होगी? वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए आपके फार्मूले में क्या आ रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बम्बार्ड ही कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करेंगे। उसके अप्रोच में यहाँ पर एक एनर्जी लगेगी। अब देखो, आपके समझ में ये भी नहीं आया होगा क्लोजेस्ट अप्रोच में आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। डायग्राम बना के आपके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, देखिए यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल भेजो,
लेकिन एक चीज होती है जिसमें आपका पार्टिकल जाएगा यहाँ तक, यहीं से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल था जिसको आपने यहाँ पर क्या माना। देखो, एक पार्टिकल ये ले रहे हैं आप, और एक पार्टिकल ये ले रहे हैं। ठीक है, जब एक पार्टिकल इधर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा तो एक टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर इससे एनर्जी लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तभी तो ये वापस जाएगा। जी। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लेना आर नोट, यही होती है आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच। इस चीज को और क्लोजअप में देखो, पार्टिकल यहाँ तक आया, ये पार्टिकल था जिस पे चार्ज था 2e, और ये था आपका न्यूक्लियस जिस पर चार्ज है Ze। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट। ठीक है, विच मीन्स ये जी। दूरी, जी, ये इसका मतलब देखो यहाँ पर आप कूलम लो लगा रहे हैं, जो हमने पीछे लगाया है वो यहाँ से आया है। ठीक है, डेरिव ड्राइव होकर के। सारी बात समझ में ना। यस सर। ठीक है, तो हमने अभी तक रदरफोर्ड के मॉडल को देखा था, चीजें देखी। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। इन दिस मॉडल the total negative charge of the electron is equal to the positive charge of the nucleus। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी एटम आप लोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है उसकी बराबर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एटम है आपका वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। द एटम होल बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हो गया पहले स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने इसके न्यूट्रलिटी पर बात कर दी कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो न्यूक्लियस जैसा पार्ट है ना, it contain a positive charge in equal amount of the negative charge contained in an electron in an atom। जितना भी एटम नेगेटिव चार्ज रख रहा था, जैसे थॉमसन ने क्या बोला था, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोले थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि सारा चार्ज जो होगा ना वो कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। लेकिन सरफेस पे ना होकर आपको कहाँ मिल रहा है वो चार्ज, बीच में। कब पता लग रहा है, जब आप उसके अंदर अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट करा रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात। जी सर। नेक्स्ट देखिएगा, Rutherford assumed that electrons in an atom are not stationary but are revolving around the nucleus in different orbit, and the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and the nucleus। इस चीज को समझने के लिए फिर से पीछे आ जाते हैं। 4 रुपए has been credited। कितनी बार आएंगे 100 रुपए। देखो, एक क्वेश्चन है, अगर आपको किसी से पूछना हो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सब आपको बताते होंगे। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ये एक ऑर्बिट है, के एल एम। आई थिंक यू गाइस आर मच अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस शेल। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 8। ये पढ़ा है ना क्यों ऐसा होता है, और वो प्रिंसिपल में आपने समझा होगा। जी। नहीं पढ़ा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। तो पढ़ा है देखिए, मैंने, पर याद नहीं है। अरे यार ये मत करा करो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आपको ये तो पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं।
जानते हैं ना रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्व करना क्या होता है? एक होता है जी। रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। दोनों में फर्क जानते हैं आप? रिवॉल्व करना यानी एक ही ऑर्बिट में मूव करना, और रेवोल्यूशन यानी कि सर्कल्स, मतलब लेट्स से कि एक सर्कल मतलब कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। देखो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये पेन है, इस पेन को मैं अपने चारों तरफ घुमाऊं तो उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है। और अगर इस पेन को मैं लेकर ऐसे घुमाऊं तो ये कहलाएगा रोटेशन। यानी कि आपने ऑब्जेक्ट की एक्सिस को फिक्स कर दिया तो वो रोटेशन हो जाएगा। और अगर आप किसी एक एक्सिस के अलोंग घुमा रहे हैं तो वो हो जाएगा रेवोल्यूशन। चक्कर लगाना रेवोल्यूशन का मतलब होता है, और रोटेशन का मतलब होता है घूमना। ठीक है। अर्थ रिवॉल्व भी करती है, रोटेट भी करती है। सन रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है। लेकिन आप जब देखोगे ना गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में, तो सन इज द सेंटर पार्ट। तो आपको दिखेगा गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में कि आपका सन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, वो रिवॉल्व नहीं करता। उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। अंडरस्टैंड? अर्थ इज जी। ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, बट द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो जैसे सोडियम है, सोडियम के ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये मानते हैं। जी सर। जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा तो उसके बाद उसके रोटेशन का क्या होता है? क्यों? क्योंकि देखो आपने ना एक चीज पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो शायद टेट्राहेड्रल होता है ना? जब ये टेट्राहेड्रल होता है, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे पहले कार्बन था, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें। तो एक इधर शेयरिंग कर रहा है, एक इधर शेयरिंग कर रहा है, एक इधर शेयरिंग कर रहा है और एक इधर शेयरिंग कर रहा है। स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको पता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें वो कितना होता है? शायद 109 डिग्री या 108 डिग्री के आसपास होता है। केमिस्ट्री में आपने सुना होगा इसका नाम। तो जब ये रोटेट वन करते हंड्रेड हैं, नाइन पॉइंट फाइव शायद होता है। वो अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है ना। तो जब ये रोटेट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो आप ये मानते हैं कि इसके जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल भी चेंज होना चाहिए। जी। तो इस चीज को कभी ध्यान में नहीं लिया आपने, कैसा होता भी होगा या नहीं होता होगा, या होता है तो कैसे होता है? आप पूछ सकते हैं इस चीज को किसी की भी, ठीक है। सोचने वाली बात है कि नहीं? जी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। यार मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा कार्बन है, 4 एटम मैंने जी। अटैच कर दिए। ठीक है। 4 चीजें अटैच कर ओके। दी या 2 चीजें अटैच कर दी। तो वो जो पहले रोटेट कर रहा था, अब वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे तो वो रिवॉल्व करेंगे नहीं करेंगे? और अगर रिवॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ओके। जी। तो मैं टॉपिक पर आता हूँ, बैक टू द टॉपिक। उन्होंने ऑब्जर्व किया था, पहली चीज तो ये कि जो चार्ज आपके सेंटर पर है वो बराबर है आपके पॉजिटिव चार्ज जो है, ये बराबर है टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके बराबर है। इसी की वजह से जो आपका एटम होता है वो न्यूट्रल हो जाता है।
और रदरफोर्ड की सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर एक जगह पर, लेकिन वो अपनी जगह पे ना रिवॉल्व करते रहते हैं। इनके रिवोल्यूशन की वजह से ही एक्सपेरिमेंट में कई बार डिफ्लेक्शन एक जगह नहीं दिखता और एक बार दिख जाता है। ठीक है। भाई आपने पार्टिकल भेजा अंदर, सामने इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, सीधे निकल गया। न्यूक्लियस के पास कुछ रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अल्फा पार्टिकल को, थोड़ा डेविएशन आएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सीधे निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जैसे डेविएट भी कर सकता है। तो ये डेविएशन हो सकता है, उन्होंने यही चीज को नीचे समझाया है कि स्टेशनरी नहीं होता, और कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं रहेंगे एटम के अंदर। पता है क्यों नहीं रहेंगे? उसका रीजन भी है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत जरूरी है समझना। एक बात बताओ, आपने कभी कोई सर्कुलर पार्ट देखा है घूमते हुए? देखा ही होगा। सर्कुलर पाथ। लाइक एक चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर है इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? जी खींचेगा। तो यहाँ पर चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की तरफ नहीं जा रहा। उसका रीजन बताएंगे क्या है? भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है या फोर्स है, वो फोर्स बहुत हैवी फोर्स होता है, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों पुल नहीं कर रहा वो यहाँ पर? सर क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कब से हो जाएगा यार? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जिसे आप बोलते हैं एफ सी। इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ये कौन सा है? दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों फोर्स ना एक दूसरे को बैलेंस करता है। अब इन दोनों की बैलेंसिंग की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करके कैंसिल कर देंगे। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाता। फॉर सम हाउ इफ द रिवोल्यूशन इज स्टॉप, आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे, जिसकी वजह से पता है क्या होगा? एक ह्यूज अमाउंट का स्पार्क होगा, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी, लाइक न्यूक्लियर ब्लास्ट या एटॉमिक ब्लास्ट टाइप एनर्जी इज रिलीजिंग। तो इनका रिवोल्यूशन नहीं रुकना चाहिए। सेम चीज ना आपकी अर्थ के साथ भी है। अर्थ का अगर मून के अराउंड रोटेशन रुक जाएगा ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हट जाएगा। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स में काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ सूरज की तरफ चली जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अर्थ ही नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो सारी चीजें सूरज की तरफ जाना शुरू कर देंगी, तो सूरज सर पर आ जाएगा। इसका मतलब समझ आता है कुछ? यस। समझ रहे हैं? यहाँ फिजिक्स के लॉ काम करना बंद कर देंगे, सर्वनाश वही होना है हमारा।
और बेसिकली हम चुल बहुत करते हैं साइंस में, उससे डिजास्टर भी आते हैं कभी कभी। और पता है आपको, नेचर का मोरल नहीं होता। कभी भी जिलजिला आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वो लोगों में भेदभाव नहीं करता, लोगों को अच्छा बुरा नहीं देखता, वो सबको ले जाता है। ये चीज समझ आई आपके? यस। अब अगर रदरफोर्ड बेस्ट होते तो यहीं पर रिसर्च रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड की भी कुछ ना कुछ खामियां थी, या कह लीजिए कमियां थी। सबसे पहली चीज, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे पहली चीज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स should be continuously radiated by the revolving electron। जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना इसके अराउंड, तो यहाँ से ये कुछ ना कुछ वेव्स निकालता है। उन वेव्स के बारे में कोई बात नहीं की। जब वेव निकलेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी रिलीज होने के बाद ये अपनी स्पीड को कम बढ़ती क्यों नहीं कर रहे, इसकी भी बात नहीं की। ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रेडियाई देयर ऑर्बिट शुड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी रेडियस कम होते 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 एक टाइम पे जाकर ये कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। डिक्रीज एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, thus atom cannot remain stable। तो एटम तो स्टेबल रहता है हमेशा। उसके पीछे क्या रीजन था, क्या वजह थी, उन्होंने नहीं बताई। दूसरी ड्रॉबैक जो थी, वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है। देखो, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजिंग इन द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अगर आपका न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन ये आपके पास शेल्स है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांजिशन होता रहता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो जब ये ट्रांजिशन होता है तो इसमें से एनर्जी एमिट होती है। पता है ये वाली बात आपको, जिससे आप लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा कब बनता है, जब आप एटम को हीट करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांस, अब सारे एटम को हीट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ एटम होते हैं जो पहले से ही अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि रेडियम। रेडियम के आपने देखे होंगी चीजें बनी होती हैं, तो वो रात में चमकती हैं, उसकी अपनी रोशनी निकलती है, तो वो इल्यूमिनेट नहीं करती, उनके अंदर ना रेडिएशन निकल रही होती है। इस वजह से आपको लगता है कि वो इल्यूमिनेट कर रही है। तो जो अनस्टेबल एटम होते हैं, वो खुद को स्टेबल रखने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते रहते हैं, एक शेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं रेडिएशन। तो उन्होंने इस चीज के बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन लाइट स्पेक्ट्रा क्यों फॉर्म कर रहा है। ठीक है, electron, the frequency revolving around the electron must also changing, as result electron will radiate electromagnetic wave। देखिए, जब ये अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा हर एक फ्रीक्वेंसी की। स्पेक्ट्रम ऑफ वेव will continuous on nature, but experimentally the atomic spectra are not continuous। वैसे तो आपको लगता है कि लाइट निकल रही है रेगुलर, लेकिन आप इसको स्पेक्ट्रम पे फॉर्म करेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं दिखती, आपको इस तरीके के गैप्स दिखते हैं उसमें दो। फिर ये, तो इस चीज का डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है, so atom should radiate wave some definite frequency, not only all frequency। Rutherford model was unstable to explain the line spectrum। तो उनकी दो कमियां थी, एक वो स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाए थे, दूसरा वो ये नहीं बता पाए थे कि स्टेबल रेगुलर कैसे रहता है कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस के बाद भी। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक ध्यान रखिएगा इनके।